हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा चौथा क्लास है और इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया के बारे में। मतलब इंडिया में जितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो कौन से स्टेट्स में आते हैं, ये आज हम जानने वाले हैं। और उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, कौन से बायोस्फीयर रिजर्व की क्या खासियत है, इसको आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये समझने से पहले हम लोग ये जानेंगे दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है और नेशनल पार्क होता है, वैसे ही बायोस्फीयर रिजर्व इज़ ऑल्सो ए प्रोटेक्टेड एरिया, लेकिन इसका साइज नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा होता है। तो और एक पॉइंट आप याद रखना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो एनिमल्स और प्लांट्स का जो प्रोटेक्शन होता है वो थोड़ा कम होता है, नेशनल पार्क में बहुत ज़्यादा होता है, और बायोस्फीयर रिजर्व में जो प्रोटेक्शन होता है ना वो थोड़े मॉडरेट लेवल का होता है। मतलब बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर 3 अलग-अलग हिस्से होते हैं और जो सेंटर वाला हिस्सा होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन होता है और सेकंड और थर्ड वाले हिस्से में प्रोटेक्शन थोड़ा कम होता है। ठीक है? तो व्हाट इज़ अ बायोस्फीयर रिजर्व? इट इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया जिसके थ्रू हम प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ को सेव कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है? तो अभी इंडिया में कुल मिला के 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। कितने हैं? 18। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था। तो इसका जवाब क्या होगा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और ये इंडिया के कौन से स्टेट में आता है? तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। उसके बाद हम लोग जानेंगे गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में। इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व is also located in Tamil Nadu. अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी साउथ इंडिया में आता है एंड इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन तमिलनाडु एंड केरला। तमिलनाडु एंड केरला। ठीक है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व और अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये 3 बायोस्फीयर रिजर्व ही साउथ इंडिया में आते हैं और all of them are located in Tamil Nadu, and Nilgiri is also located in Kerala and Karnataka, and Agastyamalai has also some portions in Kerala. ठीक है? चलो, let's move to the next slide. Gulf of Kutch. Gulf of Kutch, तो नाम सुन के आप लोग को शायद थोड़ा आइडिया होगा, ये लोकेटेड है गुजरात में। ये लोकेटेड है गुजरात में। ठीक है? तो आप लोगों ने शायद सुना होगा रण ऑफ कच्छ। रण ऑफ कच्छ कहाँ पे आता है? गुजरात पे आता है। वैसे ही गल्फ ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात स्टेट में आता है, गुजरात राज्य में आता है। ठीक है? उसके बाद शिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ये लोकेटेड है उड़ीसा में। ये लोकेटेड है उड़ीसा में। उसके बाद अचानक मर अमरकंटक, तो नाम काफ़ी यूनिक है, नाम थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अचानक मर मतलब कोई आदमी है जो अचानक मर गया। ठीक है? ऐसे आप याद कर सकते हो। तो अचानक मर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। सो मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो एमपी का मतलब क्या है? मध्य प्रदेश। ठीक है? उसके बाद पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। तो आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, दैट अमरकंटक तो एक प्लेटू है, उसको हम बोलते हैं अमरकंटक प्लेटू। दैट प्लेटू इज द ओरिजिन ऑफ नर्मदा रिवर। एक बहुत फेमस रिवर है ना सेंट्रल इंडिया का, उसका नाम है नर्मदा। तो उसका जो ओरिजिन है ना वो अमरकंटक प्लेटू से आता है। तो ऐसे आप याद रखना, नर्मदा रिवर का जो ओरिजिन है ना वो अमरकंटक प्लेटू से आता है।
ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो अचानकमर, पंचमढ़ी, उसके बाद पन्ना, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश राज्य में आते हैं, ठीक है। प्रदेश का मतलब राज्य होता है वैसे, हाँ। तो उसके बाद शेषाचलम हिल्स। नेक्स्ट हम लोग जानने वाले हैं शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो रिसेंटली एक मूवी आया था ना, पुष्पा 2 या फिर पुष्पा जो भी कह लीजिए। तो उस फिल्म का जो मेन कंसेप्ट था, जो एक सेंट्रल कोर कंसेप्ट था, इट वाज अबाउट रेड सैंडलवुड, यानी कि लाल चंदन, ठीक है। और उस फिल्म में जो हिल्स दिखाए गए हैं ना, जो फॉरेस्ट दिखाया गया है, दैट फॉरेस्ट वाज एक्चुअली ए पार्ट ऑफ शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो अगर ऐसा सवाल आए कि वो कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में जो रेड सैंडलवुड के लिए फेमस है, तो जवाब क्या होगा? शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व। अभी आप लोग को शायद थोड़ा आइडिया होगा, पुष्पा एक तेलुगु फिल्म है, और तेलुगु लैंग्वेज कौन से स्टेट्स में बोली जाती है? एक है तेलंगाना, एक है आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर इन दोनों में से एक होना चाहिए। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। एंड इट इज फेमस फॉर रेड सैंडलवुड, यानी कि लाल चंदन। उसके बाद हम लोग जानेंगे दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। नाउ दिहांग हो या फिर दिबांग हो, ये है रिवर्स के नाम, नदियों के नाम। एंड दीज टू रिवर्स फ्लो थ्रू दिस बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। और ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। तो आप लोग याद रखना, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। और इस बायोस्फीयर रिजर्व के थ्रू दो रिवर्स पास होते हैं, एक का नाम है दिहांग, एक का नाम है दिबांग, और इसी के ऊपर इस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम रखा गया है। उसके बाद हम लोग जानेंगे ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। नाम सुन के आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो कि एक स्टेट नहीं बल्कि एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया का। चलिए, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। इट इज लोकेटेड इन मेघालय। इट इज लोकेटेड इन मेघालय, ठीक है। ये जो वर्ड है ना मेघालय, इस वर्ड का मतलब क्या है? अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। तो एग्जाम में कभी कभार ये सवाल आ जाता है, अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। अबोर्ड का मतलब होता है घर, और क्लाउड का मतलब क्या होता है? बादल होता है, बहुत ही ऑब्वियस है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेघालय? इट मीन्स अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स, बादलों का घर, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि 3 इम्पॉर्टेंट हिल रेंजेस हैं जो मेघालय में आते हैं। एक है गारो हिल्स, एक है खासी हिल्स, और एक है जैंतिया हिल्स, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। सो मेघालय के अंदर गारो हिल्स है, जैंतिया हिल्स है, और खासी हिल्स है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये है उत्तराखंड में। उसके बाद डिब्रू साइखोवा एंड मानस बायोस्फीयर रिजर्व, दोनों के दोनों हैं आसाम में। ये वाला भी आसाम में है, और मानस भी आसाम में लोकेटेड है, ठीक है। तो असम के जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है, उसके लिए एक पॉइंट यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन से साल में मानस एक बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर हुआ था।
सो मानस वाज डिक्लेयर्ड ए बायोस्फीयर रिजर्व, BR का मतलब है बायोस्फीयर रिजर्व, इन 1989 एंड डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व बना था 1997 में। ये पॉइंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद सुंदरबन। जब हमने रामसर साइट वाला वीडियो करा था तो उस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, और सुंदरबन इंडिया के कौन से स्टेट में आता है? वेस्ट बंगाल में आता है। ठीक है, यहाँ पे मैं और एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि सुंदरबन में जिस प्रकार का फॉरेस्ट मिलता है, सुंदरबन में जिस जिस प्रकार का जंगल मिलता है उसका एक खास नाम है। दैट फॉरेस्ट हैज ए पर्टिकुलर नेम, उसको हम बोलते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, सुंदरबन में जिस प्रकार का फॉरेस्ट मिलता है उस फॉरेस्ट के टाइप को हम बोलते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। ये पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, कांचनजोंगा बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका आंसर क्या होगा? सिक्किम। ये लोकेटेड है सिक्किम राज्य में। ठीक है, उसके बाद कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। दोनों आसपास के स्टेट्स है ना, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, और हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। अच्छा, तो अभी मैं कुछ और पॉइंट्स ऐड करता हूँ। जैसे आप लोग को पता होगा कि इंडिया में कुल मिला के 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, लेकिन हर एक बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया में है, हर एक 18 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को का रिकॉग्निशन नहीं मिला है। ठीक है, तो आउट ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स सिर्फ 13 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जिनको यूनेस्को का रिकॉग्निशन मिला है। 13। ठीक है, इंडिया में सब मिला के 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, लेकिन आउट ऑफ दीज 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स 13 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जिनको यूनेस्को का रिकॉग्निशन मिला है। अभी हम उन रिजर्व्स के बारे में जानने वाले हैं जिनको रिकॉग्निशन नहीं मिला है। तो सबसे पहले आता है उसमें गल्फ ऑफ कच्छ। इसको यूनेस्को का रिकॉग्निशन अभी तक नहीं मिला है, तो इसको मैं यू कट कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद शेषाचलम हिल्स, इसको भी अभी तक यूनेस्को का रिकॉग्निशन नहीं मिला है। ये पॉइंट आप याद रखना। उसके बाद दिहांग दिबांग, इसको भी अभी तक यूनेस्को का रिकॉग्निशन नहीं मिला है। और उसके बाद डिब्रू साइखोवा और मानस, इन दोनों को भी अभी तक यूनेस्को का रिकॉग्निशन नहीं मिला है। इन 5 रिजर्व्स को छोड़ के, यानी कि मानस, डिब्रू साइखोवा, उसके बाद दिहांग दिबांग, शेषाचलम हिल्स और गल्फ ऑफ कच्छ, इन 5 रिजर्व्स को छोड़ के जितने भी और 13 रिजर्व्स हैं, इन सभी को यूनेस्को का रिकॉग्निशन मिला है, लेकिन इन 5 को अभी तक नहीं मिला है। शायद फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं और एक पॉइंट ऐड कर देता हूं। अगर सवाल ये हो इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो उसका आंसर क्या होगा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद अगर सवाल ये हो कि इंडिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, इसका जवाब होगा गल्फ ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में है। लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। उसके बाद अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा
व्हिच इज द स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया? उसका जवाब होगा डिब्रू सैखोवा को स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। ठीक है, तो अभी हम लोग जानेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब उसके अंदर भी ना कुछ जोन्स होते हैं, कुछ लेयर्स होते हैं। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व का जो सेंट्रल वाला जोन होता है ना, जो एकदम सेंटर वाला जोन होता है, जो एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं कोर। ठीक है, एंड इट रिसीव्स द मैक्सिमम प्रोटेक्शन। उसके बाद वाला जो एरिया आता है ना, मतलब आप ऐसा समझ ले, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, बफर जोन। ठीक है, और एकदम अंत में जो जोन आता है ना, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, यानी कि ये वाला जो जोन है, इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन जोन। अभी कोर के अंदर जो एकदम सेंटर वाला एरिया है ना, कोर, उसके अंदर जो प्लांट्स रहते हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, कोर के अंदर ह्यूमन एक्टिविटी रेस्ट्रिक्टेड है, वहां पे आप ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं कर सकते, वहां पे आप जाके अपना घर नहीं बना सकते। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटी ना के बराबर होता है कोर के अंदर। बफर जोन में प्रोटेक्शन थोड़ा कम होता है और ह्यूमन एक्टिविटी थोड़ा बहुत अलाउड होता है। और जो आखिरी वाला जोन है ना, ट्रांजिशन जोन, वहां पे प्रोटेक्शन और थोड़ा कम होता है और ह्यूमन एक्टिविटी और थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो these are the three components of a biosphere reserve. The central component, the central area is the core. उसके बाद आता है बफर जोन और अंत में आता है ट्रांजिशन जोन। कोर के अंदर प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा होता है, बफर में थोड़ा कम होता है और इसमें थोड़ा बहुत ह्यूमन एक्टिविटी भी अलाउड होता है। और ट्रांजिशन जोन आते आते प्रोटेक्शन और कम हो जाता है और इसमें और ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है। मतलब यहाँ पे लोग बाकायदा रह सकते हैं। ठीक है, अगर वो सस्टेनेबली रहते हैं, अगर वो नेचर की रिस्पेक्ट करते हैं, अगर चीज़ों को कंजर्व करना है, चीज़ों का वैल्यू करना है, नेचर का वैल्यू करना है, इस एटीट्यूड के साथ अगर कोई रहता है तो वो लोग रह सकते हैं। ठीक है, तो 3 ज़ोन्स होते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।